Dear students, hello and welcome all of you in this video. After holidays, welcome once again all of you. And today we will discussing about the chapter first of history, the rise of nationalism in Europe in this video. So first of all आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके अपनी NCERT बुक को ओपन करना है और उसमें जो ये चैप्टर है हिस्ट्री की NCERT बुक में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको ओपन करके इसके पहले 3 पेजेस को रीड करना है। वैसे तो पूरे चैप्टर में काफ़ी सारे पेज हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करें अभी और NCERT टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पहले 3 पेजेस को आप रीड आउट करें और फिर से इस वीडियो को प्ले करें। सो पॉज दिस वीडियो एंड रीड द चैप्टर। आई होप आपने जो चैप्टर है वो रीड कर लिया होगा इस वीडियो को पॉज करके, और अब आपने जो सप्लीमेंट्री बुक है आपकी उसमें जो पार्ट 1 है सप्लीमेंट्री बुक का, उसके पेज नंबर 69 को ओपन करना है। और ये पेज जो अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये आपको उसमें दिखाई देगा, SB1 है ये, और इसको आपने ओपन करना है और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के थ्रू। तो वो जो 3 पेजेस आपने पढ़े हैं उन्हीं को इसमें एक्सप्लेन किया गया है शॉर्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्लास 9th जो प्रीवियस क्लास थी आपकी, उसमें आपने क्या पढ़ा? 2 फेमस रेवोल्यूशंस दैट टुक प्लेस इन यूरोप। यूरोप क्या है? यूरोप वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है, जिसमें जो किसी वक्त ऐसा था कि यूरोप के देशों ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाया हुआ था। तो वहाँ पर जो फ्रांस है उसमें 1789 में एक रेवोल्यूशन हुई थी, और एक रशिया है। वैसे रशिया एशियन कंट्री है, लेकिन रशिया का काफ़ी एरिया यूरोप में ही पड़ता है। तो जो रेवोल्यूशन हुई थी वो उस एरिया में ही हुई थी जो रशिया का यूरोप वाला पार्ट है, इसलिए रशिया को यूरेशियन कंट्री यानी कि यूरोप और एशिया की मिक्स कंट्री कहा जाता है। तो रशिया में 1917 में रेवोल्यूशन हुई थी। तो इन 2 रेवोल्यूशंस के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ये अलग अलग चैप्टर्स में दिए गए हैं। बोथ दीज रेवोल्यूशन लेड टू द स्प्रेड ऑफ न्यू एंड पावरफुल आइडिया ऑफ लिबर्टी, जिसे हम फ्रीडम भी कहते हैं, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, जिसे हम ब्रदरहुड भी कहते हैं। तो दोनों रेवोल्यूशंस के जो आइडियाज़ थे जिनके बेसिस पे वो रेवोल्यूशन हुई थी वो थे लिबर्टी यानी कि आज़ादी, फ्रीडम, इक्वालिटी यानी कि बराबरी, समानता, और फ्रैटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा। These ideas in turn led to the formation of nation state based on a constitution। तो इन जो ये आइडियाज़ थे इन्होंने यूरोप के दूसरे देशों पे भी इम्पैक्ट डाला, यहाँ तक कि वर्ल्ड के दूसरे देशों पे भी इम्पैक्ट डाला, और बहुत सारे देशों ने इन आइडियाज़ पे चल के अपने अपने एरियाज़ में अपने अपनी कंट्रीज़ में रेवोल्यूशंस की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन से 3 आइडियाज़ आए थे, तो ये आपने ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बनता है। ये 3 आइडियाज़ थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, और इससे नेशनल स्टेट की फॉर्मेशन हुई। नेशनल स्टेट क्या होता है? नेशनल स्टेट वो स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में एक कंट्री, इंटरनेशनल हिस्ट्री या पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल लेवल की, उसमें एक स्टेट एक कंट्री को रिगार्ड किया जाता है। और नेशनल स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा नेशन जिसमें एक जैसी कम्युनिटी के, एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले या एक जैसे इतिहास को शेयर करने वाले लोग हों, जिनमें एक बॉन्ड हो आपस में, जिसके कारण वो जुड़े हुए हों और वो एक स्टेट में रहते हों। तो इसको समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पूरी तरह से समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो फार यू हैव रीड अबाउट हाउ द फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशन लेड टू द बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो इसमें हम ये समझेंगे कि ये जो 2 रेवोल्यूशंस हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एंड रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, तो इनके द्वारा जो ये 3 आइडियाज़ हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये न्यू आइडियाज़ ने रेवोल्यूशंस को कैसे लेड किया और वर्ल्ड की दूसरी रेवोल्यूशंस पे, दूसरे देशों में होने वाली पे कैसे इन्होंने इम्पैक्ट डाला। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ दीज आइडियाज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर वी बिगन, लेट अस रीड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी विल आंसर थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि दूसरे जो नेशन स्टेट हैं
और उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो उन पे चल के इनके क्या असर पड़े। जैसे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रिम्बल में ही लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम जो है और जो फ्रेटर्निटी है उन शब्दों का यूज़ किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार ये वर्ड आए हैं। तो यानी कि वर्ल्ड के बहुत से देशों पे इन्होंने इन जो ये आइडियाज़ थे इन्होंने असर डाला। तो इसको हम समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू सम कंसेप्ट। और इससे पहले चैप्टर में आगे जाने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको समझे बिना इस चैप्टर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो टर्म्स समझने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन टर्म्स को ही समझते हैं। तो वो कंसेप्ट जो है, सम कंसेप्ट दैट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस हैव बीन एक्सप्लेन्ड below. These concept will help you understand this chapter better. तो प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इन कंसेप्ट को, इन टर्म्स को, इन कीवर्ड्स को समझा है और इनको समझने के बाद जब हम चैप्टर को लर्न करेंगे तो चैप्टर को समझना हमें ज़्यादा बेटर तरीके से आसान होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एब्सोल्यूट मोनार्की। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मोनार्की को हम समझते हैं। मोनार्की क्या है? तो मोनार्की जो है वो राजशाही को कहते हैं, राजतंत्र को, जहाँ पर राजा का राज होता है। राजा को मोनार्क कहा जाता है और राजा का जहाँ राज होता है ऐसे सिस्टम को मोनार्की कहा जाता है। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, यानी कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। वैसे आप कहोगे कि जी राजा पे किसका कंट्रोल हो सकता है? राजा पे तो कंट्रोल होता ही नहीं, तो इसीलिए इसे सबसे पहले पढ़ा गया है। पुराने समय में जो राजा होते थे उन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता था। राजा के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द कानून होता था। राजा अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता था। तो इस तरह का जो सिस्टम होता था राजा का या राजशाही होती थी उसे एब्सोल्यूट मोनार्की कहा जाता था। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मोनार्क, यानी कि किंग या क्वीन, वो कोई भी हो सकता है, हैज़ एब्सोल्यूट पावर। तो इस तरह की सरकार में जो राजा या रानी जो भी पावर में है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। जैसे हमारे देश में जो अकबर राजा हुआ है, औरंगजेब हुआ है, ये इनके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती थी। दिस मीन्स दैट द मोनार्क हैज़ सुप्रीम अथॉरिटी विच इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ और कस्टम। कि जो राजा या रानी है वो सुप्रीम अथॉरिटी हैं, सबसे बड़ी पावर उन्हीं के पास है और उनको कोई भी कानून या कोई भी रीति रिवाज कंट्रोल नहीं करता है। वो जो मर्जी कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा करें या बुरा भी करें। एब्सोल्यूट मोनार्कीज आर यूजुअली हेरिडेटरी। तो एब्सोल्यूट मोनार्की हेरिडेटरी क्या होती है? जिसमें एक राजा या रानी के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनके बेटा या बेटी उसकी गद्दी पे बैठते हैं। यानी कि ये जो हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले सिस्टम होते हैं। दिस मीन्स दैट द एल्डेस्ट सन डॉटर ऑफ द किंग क्वीन बिकम द नेक्स्ट मोनार्क। इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा बेटा या बेटी राजा या रानी के होते हैं वो राजा, वैसे तो हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है तो बेटे को ही राजा बनाया गया है हमेशा, लेकिन अगर बेटे नहीं हैं तो उनकी जो बेटी होती थी उसको रानी बना दिया जाता था। जैसे एक इल्तुतमिश हुआ है, उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्वीन बना दिया था दिल्ली का। दिल्ली उस वक्त कैपिटल थी इंडिया की। तो ये जो है एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। मेन पॉइंट समझने का क्या है कि इसके अंदर राजा या रानी पे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती। जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16 के बारे में पढ़ा था, तो वो एब्सोल्यूट मोनार्क था। तो वो कई बार एब्सोल्यूट मोनार्की में जो राजा या रानी होते थे वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते थे जो पब्लिक के खिलाफ होते थे, तो पब्लिक फिर रिवोल्यूशन कर देती थी। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मोनार्की आपने समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आप सबको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके द्वारा कोई भी कंट्री गवर्न होती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या मोनार्की हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कुछ लॉज बनाए जाते हैं राजा के ऊपर भी जो अप्लाई होते हैं। तो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो और राजा या रानी उन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सत्ता चलाते हैं, अपना शासन चलाते हों, तो ऐसी देश को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मोनार्क्स अथॉरिटी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एंड रेस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी जो मोनार्की है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राजा या रानी काम करते हैं। तो आजकल के जो मोनार्कीज़ हैं, जो राजतंत्र हैं, जिन देशों में राजा का राज है, आज भी है, बहुत से देश ऐसे हैं जैसे भूटान है, सऊदी अरेबिया है, इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन है, जहाँ पर आज भी राजा या रानी का राज है। तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राजा या रानी की पावर्स को कंट्रोल किया गया है। द पावर ऑफ द मोनार्क आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय ए लेजिस्लेचर, ए बॉडी ऑफ दैट मेक्स लॉ। और वहाँ पर एक लेजिस्लेचर भी बनाया जाता है जो राजा या रानी जो मोनार्क हैं
उनकी पावर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल दिया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, आज के टाइम में है। वहाँ पर रानी है इस वक्त, क्वीन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह के अपनी सत्ता को चलाती है। अब अगला जो कीवर्ड है, जो अगला पॉइंट है, वो है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव क्या होते हैं? इन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है। रूढ़िवादी समझना जरूरी है पहले। रूढ़ि का मतलब होता है परंपराएं, रीति रिवाज पुराने, और पुराने रीति रिवाजों को कभी हम बदलते नहीं हैं। जैसे हमारे जो रीति रिवाज हैं, हम उनको बिना क्वेश्चन किए ही मानते हैं। कई बार हम कोई रीति रिवाज हमारी फैमिली में हम चला रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, और हम अपनी फैमिली वालों से पूछ लेते हैं कि ऐसा हम क्यों करें, या हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या लॉजिक है। तो हमारी फैमिली वाले कहते हैं बस हमें भी नहीं पता, बस हम भी मान रहे हैं, हमने अपने पेरेंट को देख के हमने भी किया है, आप भी कर लो। तो इस तरह से ये कंजर्वेटिव भी उन्हीं रूढ़ियों को, उन्हीं परंपराओं को मानते हैं। लेकिन ये जो कंजर्वेटिव होते हैं कहीं ना कहीं सोशल की जगह पॉलिटिकल स्फेयर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम आगे समझेंगे इसको। दे वर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टाब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो ट्रेडिशन यानी कि परंपराओं की इम्पोर्टेंस पे स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं, इंस्टीट्यूशन जो एस्टाब्लिश करते हैं, या कस्टम जो उनके पुराने होते हैं, चले रीति रिवाज चले आ रहे होते हैं, उनको वो चेंज नहीं करना चाहते, बल्कि उसी की इम्पोर्टेंस पे जोर देते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जैसे भारत में जब सती प्रथा को बैन किया गया, जिसमें एक पुरुष की डेथ के बाद उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, तो इंडियन सोसाइटी के बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया कि ये हमारे ट्रेडिशन में आप गलत कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ कर रहे हैं। तो वो जो लोग थे वो कंजर्वेटिव ही थे, ठीक है। और जो लोग सुधार की अपेक्षा करते हैं कि सुधार हो जाए, उनको लिबरल कहा जाता है, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। अब हम कंजर्वेटिव पे आते हैं। दे रेसिस्टेड चेंज बट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इवन दे रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर इट। अब यूरोप के अंदर ये कंजर्वेटिव जो थे, ये पुराने सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते थे, तो वो चेंज को रोकते थे। पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई तो बाद में उन्होंने नई जो सरकार बनी, रेवोल्यूशन के बाद जो सिस्टम आया फ्रांस में, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया। दे फेवर्ड ए ग्रेजुअल अप्रोच टू चेंज रेदर देन ड्रास्टिक क्विक चेंज। अब ये जो कंजर्वेटिव हैं, ये चेंज के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन ये फिर क्विक और ड्रास्टिक चेंज के लिए नहीं मानते। ये कहते हैं कि चेंज अगर होना भी है तो धीरे धीरे हो, और पुरानी परंपराओं पे फिर भी जोर देते हैं कि उनको भी संभाला जाए और चेंज भी कर लिया जाए। दे फेवर्ड ओनली दोज चेंजेस दैट अलाइंड विद द पास्ट। और जो कंजर्वेटिव हैं वे सिर्फ उन्हीं चेंजेस के लिए मानते हैं, वैसे तो वे मानते ही नहीं हैं, लेकिन अगर सोसाइटी में या राजनीतिक सिस्टम में कोई चेंज करना है, सरकारों में कोई चेंज करना है, तो ये उन्हीं चेंजेस के लिए फेवर करते हैं जो पुराना, जो पास्ट का जो सिस्टम चला आ रहा है उसको ख़त्म ना करे और उसको भी मान्यता प्रदान करे। तो इस तरह के जो हैं लोग कंजर्वेटिव होते हैं। मेन आइडिया ऑफ द कंजर्वेटिव्स, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, नो क्विक एंड ड्रास्टिक चेंज। तो यहाँ शॉर्ट में कंजर्वेटिव्स के आइडियाज़ दिए गए हैं। पॉलिटिकल स्फेयर की यहाँ बात हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट का पक्ष लेते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट कब होती है? जब राजा का राज होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सरकार कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट होती है। तो कंजर्वेटिव्स जो हैं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की तरफ नहीं जाते थे, बल्कि ये मोनार्की को ही सपोर्ट करने वाले होते थे, और ये कोई ड्रास्टिक या क्विक चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। और ये जो पेज है SB1, जैसे कि राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे SB1 लिखा है, और पेज नंबर है ये 69। तो इसको आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, और NCERT जो बुक है आपकी, उससे इस चैप्टर के फर्स्ट 3 पेजेस को रीड कर लेना है। इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हो अगर कोई बात ना समझ में आए, और आप आस्क डाउट में जाके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप आस्क डाउट में पूछ लेना। सो थैंक यू।